कहानी की शुरुआत फ्यूचर के एक ऐसे समय से होती है जब पूरी दुनिया एकदम वीरान हो चुकी है। दरअसल कुछ साल पहले हर तरफ एक ऐसी बीमारी फैल गई जिसने दुनिया के लगभग सभी इंसानों को मार दिया। अब इस बीमारी की खास बात यह है कि ये सिर्फ 18 साल से ज्यादा उम्र के लोगों को इन्फेक्ट करती है। 18 साल से कम उम्र के बच्चों पर इसका कोई असर नहीं होता, लेकिन जैसे ही उनकी उम्र 18 साल होती है उनकी मौत हो जाती है। इसका मतलब अब पूरी दुनिया में सिर्फ 18 साल से कम उम्र के बच्चे ही जिंदा बचे हैं, बाकी सब मारे जा चुके हैं और अब उन्हें इस तबाह हो चुकी नई दुनिया में सर्वाइव करना है। अब ऐसे ही दो बच्चे एना और उसका 5 साल का छोटा भाई सैम जंगल के बीचों बीच अपने घर में रहकर सर्वाइव कर रहे हैं। एना अपने भाई को घर में छुपा कर रखती है और हर कुछ दिनों में अकेले शहर जाकर खाने पीने का सामान और सप्लाई लेकर आती है। दूसरी तरफ उनका घर और आसपास की काफी जमीन चारों तरफ से कटीले तारों से कवर की गई है। एना ने अपने भाई सैम से झूठ बोल रखा है कि बाहर की दुनिया में मॉन्स्टर्स रहते हैं, ताकि वह गलती से भी अपने घर की बाउंड्री पार न करे और बाहर न जाए। अब ये डिजास्टर शुरू कैसे हुआ, इसके लिए 5 साल पहले की दुनिया दिखाई जाती है। तब छोटी एना के पिता स्टैन और माँ मारिया के बीच डिवोर्स हो जाता है। वे दोनों एना की कस्टडी के लिए केस लड़ रहे होते हैं कि एना को कौन रखेगा। हालांकि एना अपने पिता स्टैन को ज्यादा पसंद करती है, फिर भी उसकी माँ मारिया उसे जबरदस्ती अपने साथ ले जाती है। पति से डिवोर्स के बाद मारिया अपने नए बॉयफ्रेंड डेमियन के साथ जंगल वाले घर में रहने लगती है। यहाँ डेमियन के साथ उसका एक बेटा सैम भी था। शुरुआत में एना डेमियन और उसके बेटे सैम से बहुत नफरत करती है, क्योंकि उसे लगता है कि इन दोनों की वजह से ही उसके मम्मी पापा अलग हुए हैं। हालांकि मारिया उसे समझाने की कोशिश करती है कि एना सैम को अपना भाई मान ले और अब यही उसकी फैमिली है, लेकिन एना कुछ भी सुनने को तैयार नहीं होती। इसी बीच अब बाहर हर जगह से खबरें आने लगती हैं कि पूरी दुनिया में अचानक एक ऐसी बीमारी फैल गई है जिसके इन्फेक्शन से लोग बहुत जल्दी मर रहे हैं। लेकिन चूंकि मारिया और डेमियन जंगल में रहते थे, इसीलिए वे ज्यादा नहीं डरते और इस इन्फेक्शन को सीरियसली नहीं लेते। दुनिया भर से आ रही खबरों के बीच भी वे पास के शहर में रेगुलर आते जाते रहते थे और उनके दोनों बच्चे वहीं के स्कूल में पढ़ते थे। लेकिन एक दिन एना के स्कूल में एक टीचर के अंदर उस बीमारी का इन्फेक्शन पाया जाता है। अब जल्दी जल्दी सभी पेरेंट्स अपने बच्चों को लेने स्कूल आने लगते हैं ताकि उन्हें इन्फेक्शन ना हो जाए। लेकिन एना जब अपनी माँ मारिया को फोन करती है तो वह फोन नहीं उठाती। असल में उस वक्त वह डेमियन के साथ किसी दूसरे काम में बिजी थी। अब पूरे स्कूल से बाकी बच्चे जा चुके थे, सिर्फ एना और सैम वहाँ बचे थे जिनके पेरेंट्स नहीं आए थे। इसलिए एक टीचर उन दोनों को अकेला न छोड़कर अपनी गाड़ी में उनके घर पहुंचाना चाहती है। हालांकि उसे उनके घर का सही रास्ता नहीं पता था। दूसरी तरफ छोटी एना भी उसे ठीक से रास्ता नहीं बता पाती। साथ ही मारिया भी टीचर का कोई फोन नहीं उठा रही है। इसलिए अब वह रास्ते में एक जगह गाड़ी रोककर एक रेस्टोरेंट में जंगल जाने का रास्ता पूछने के लिए नीचे उतरती है। लेकिन बदकिस्मती से यहाँ एक कपल सिचुएशन का फायदा उठाकर उस रेस्टोरेंट को लूट कर भाग रहा था और वे रास्ते में उस टीचर को भी चाकू मार देते हैं। इसका मतलब अब एना और छोटा सैम अकेले रह जाते हैं। इधर घर पर अब मारिया नोटिस करती है कि डेमियन की बॉडी पर भी वही निशान बन गए जैसा कि न्यूज में बताया जा रहा था, यानी वह भी इन्फेक्ट हो चुका है। इसलिए अब मारिया उसे जल्दी से बाहर जाने के लिए कहती है, क्योंकि अगर मारिया को भी डेमियन से ये बीमारी हो गई तो फिर बच्चों को कौन संभालेगा। हालांकि डेमियन इसे सीरियसली नहीं लेता और कहता है कि मारिया फालतू में डर रही है, उसे कुछ नहीं होगा। तभी मारिया अपने फोन पर स्कूल से आए बहुत सारे कॉल्स देखती है। लकीली दोनों बच्चे रास्ते में उसे सेफ मिल जाते हैं और वह उन्हें अपनी गाड़ी में बिठाकर वापस घर ले आती है। तभी उस रात एना के असली पिता स्टैन उनके जंगल वाले घर पर आते हैं। हालांकि मारिया उन्हें भी अब अंदर नहीं आने देती, तो स्टैन अब बाहर से ही रिवील करता है कि कैसे आज अचानक उनके पूरे शहर में वह बीमारी फैल गई है जिसकी खबर वे इतने दिनों से न्यूज में सुन रहे थे। स्टैन आगे बताता है कि वह खुद अंदर नहीं आना चाहता, वह बस मारिया को वार्न करने आया था कि वह अब से शहर न जाए, क्योंकि यह बीमारी वाकई बहुत भयानक है। वह कहता है कि मारिया यहाँ छुपकर उनकी बेटी एना को सेफ रखे। इसके बाद स्टैन आखिरी बार अपनी बेटी को गुड बाय कहकर अपनी गाड़ी में चला जाता है और वहीं गिर जाता है। इधर इस घटना के 2 हफ्तों के अंदर हर जगह बीमारी फैल जाती है। मारिया भी इन्फेक्ट हो जाती है, क्योंकि भले ही स्टैन के वार्न करने के बाद वह शहर नहीं गई थी, लेकिन उस दिन चूंकि वह डेमियन के साथ थी इसलिए उससे वह भी इन्फेक्ट हो गई। तब तक सबको पता चल चुका था कि इन्फेक्शन सिर्फ बड़े लोगों को होता है, मतलब बहुत जल्द पूरी दुनिया से सभी बड़े इंसान खत्म हो जाएंगे। इसलिए मारिया अब मरने से पहले अपने दोनों बच्चों के लिए सारी प्लानिंग लिखकर एक नोट तैयार करती है कि उन्हें अब इस नई पोस्ट अपोकैलिप्टिक दुनिया में कैसे सर्वाइव करना है, कैसे उन्हें खाने पीने से लेकर सेफ रहने तक के सारे ट्रिक्स और प्लानिंग फॉलो करनी है। ये सब मारिया एक डायरी में नोट करती है। फिर वह एना को समझाना शुरू करती है कि अब चूंकि वह बड़ी है इसलिए उसे खुद को और अपने छोटे भाई सैम को संभालना होगा। और तब से लेकर अब 5 साल तक एना अपने छोटे भाई सैम के साथ उसी घर में रह रही है। जंगल के काफी अंदर होने की वजह से यहाँ कोई नहीं आ सका। पिछले 5 सालों से एना अपनी माँ मारिया की समझाई हुई बातों को मानकर खुद को और अपने भाई को सेफ रख पाई है। हालांकि उसने सैम से झूठ बोला है कि उनके घर की बाउंड्री के बाहर राक्षस रहते हैं, ताकि उसका भाई सैम कभी गलती से भी बाहर न चला जाए। अगले दिन सुबह जल्दी उठकर एना फिर से अकेले पास के शहर में खाना और पानी की सप्लाई लेने चली जाती है। वह नोटिस करती है कि वहाँ बच्चों के और भी कई ग्रुप्स हैं जो सप्लाई न मिलने पर तोड़ फोड़ कर रहे हैं। असल में चूंकि दुनिया में कोई भी एडल्ट जिंदा नहीं बचा है, इसलिए सभी बच्चों ने अपने अलग अलग ग्रुप्स बना लिए हैं और इस नई दुनिया में सर्वाइव कर रहे हैं। इन ग्रुप्स के बीच खाने और पानी के लिए अक्सर लड़ाई झगड़ा होता रहता है और जिन ग्रुप्स में बच्चे थोड़े बड़े हैं वे अपने से छोटों को दबाकर रखते हैं। हालांकि एना और उसका भाई सैम इन सब चीजों से दूर थे और उनके घर के बारे में तो किसी को पता भी नहीं था। अब काफी देर खोजने के बाद एना को पूरे स्टोर में सिर्फ एक ही खाने का पैकेट मिलता है, लेकिन तभी दूसरे ग्रुप के बच्चे उसे देखकर वह पैकेट छीनने की कोशिश करने लगते हैं। एना उन्हें ऑफर देती है कि वे उसे जूस की बोतल दे दें और वह उन्हें खाना दे देगी। वे आपस में बात कर ही रहे थे कि तभी बाहर से इस समय का सबसे खतरनाक बच्चों का ग्रुप आकर उन पर अटैक कर देता है। इस ग्रुप को ब्लू ग्रुप कहा जाता है, क्योंकि इसके मेंबर्स अपनी पूरी बॉडी पर नीला रंग लगाकर रखते हैं। इस वक्त सबसे वायलेंट बच्चे
इसी ग्रुप में शामिल हैं। इस पोस्ट अपोकैलिप्टिक दुनिया में वही सेफ हैं जिनके पास ज्यादा मेंबर्स और ताकत है। इसलिए एना और बाकी बच्चे उस ब्लू ग्रुप से बचकर बाहर भागने लगते हैं ताकि अपना खाना बचा सकें। एना को वह इलाका अच्छे से पता था, इसलिए वह खुद के साथ साथ बाकी बच्चों को भी बाहर निकालने में मदद करती है। एना की यह चालाकी देखकर पिए नाम का एक लड़का उसका दोस्त बन जाता है। पिए उसे बताता है कि भले ही वह उम्र में बाकी बच्चों से बड़ा है, लेकिन वह कभी किसी के साथ बुरा नहीं करता। वह एना को वार्निंग भी देता है कि वह ब्लू ग्रुप के मेंबर्स से दूर रहे क्योंकि वे बहुत निर्दयी हैं। आगे जाते समय उन दोनों को रास्ते में एक लड़का मिलता है जो बीमारी से इन्फेक्टेड था क्योंकि वह अभी अभी 18 साल का हुआ था और अब वह बहुत जल्द मरने वाला था। पिए उस पर दया दिखाते हुए उसे खुद ही एक आसान मौत दे देता है। हालांकि एना इसके बिल्कुल उलट है, वह कभी किसी की इस तरह मदद नहीं करती, उसे सिर्फ अपने और अपने भाई के बारे में सोचना होता है। अब पिए वहाँ से एना को अपनी बाइक पर उसके घर छोड़ने जाता है, लेकिन एना उसे अपने घर का सही एड्रेस नहीं बताती क्योंकि उसे डर है कि कहीं बाद में पिए उनके घर न घुस जाए। इसलिए जाते समय पिए कहता है कि अगर एना उससे दोबारा मिलना चाहे तो वह बीच के आसपास रहता है, वहाँ वह उससे मिल सकती है। इधर घर पर सैम अकेला खेल रहा था, अब तो उसे इसकी आदत हो गई है। इसी बीच आज वह गलती से अपनी माँ के कमरे में चला जाता है जहाँ कभी उसकी माँ की मौत हुई थी और उनकी बॉडी के रिमेन्स आज भी बेड पर मौजूद हैं। इधर सैम समय के साथ अपनी बहन की मदद से पढ़ना लिखना भी सीख चुका है, इसलिए वह अपनी माँ की डायरी से एक तरीका पढ़ता है कि अगर उन्हें कोई पुराना पैकेट वाला खाना मिले तो उसे कैसे खाना चाहिए। मारिया ने इसका मेथड लिखा था कि पहले वे खाने को स्मेल करके देखेंगे और अगर खाने की स्मेल थोड़ी ज्यादा खराब हो तब भी वे उसे फेंकेंगे नहीं बल्कि उसे आग पर उबाल कर खा लेंगे क्योंकि आज की दुनिया में खाना सबसे बड़ा खजाना है। कुछ देर बाद एना भी शहर से वापस आ जाती है और वह अपने भाई को जूस की बोतल और खिलौने देती है जो वह उसके लिए शहर से लाई थी। इधर अब मैन शहर के दो भाइयों मारियो और पोल को दिखाया जाता है। असल में इन दोनों ने एक एक्सचेंज स्टोर खोल रखा है जहाँ से वे बाहर से लाए गए खाने के बदले बाकी बच्चों को काम की चीजें देते हैं। ये दोनों भाई इस डिजास्टर के शुरू होने के बाद से ही साथ हैं और उन्होंने बहुत जल्दी इस नई दुनिया में खुद को ढाल लिया है। शुरुआत में तो उन्होंने कुछ बच्चों को नकली दवाइयां भी ये कहकर बेच दी थी कि ये इस बीमारी का एंटीडोट है, लेकिन अब इन दोनों भाइयों में से बड़ा भाई पोल चूंकि 18 साल का हो चुका है इसलिए वह भी अगले कुछ दिनों में मरने वाला है। मारियो के पास अभी भी 1 साल बचा था, इसलिए मारियो कहता है कि पोल मरने से पहले जो चाहे खा सकता है, वह अपने लिए खाना बाद में जुगाड़ कर लेगा। अब पोल कहता है कि वह मरने से पहले आखिरी बार आइसक्रीम खाना चाहता है जो उसने 5 साल पहले नॉर्मल दुनिया में खाई थी। हालांकि अब तो कोई फ्रिज ही नहीं है, इसलिए दोनों भाई डिसाइड करते हैं कि वे अपने बेसमेंट में बर्फ का इस्तेमाल करके उसे फ्रीजर बना देंगे और अपनी खुद की आइसक्रीम बनाएंगे। पोल की मौत के बाद मारियो वहाँ और आइसक्रीम बनाकर बाकी लोगों को बेच सकेगा। इधर जंगल वाले घर में एना फिर से अपने भाई सैम के साथ खेलने लगती है जिससे वह कभी नफरत करती थी, लेकिन हालात ने उन्हें एक दूसरे की फैमिली बना दिया है और अब एना अपने भाई सैम को अकेला नहीं छोड़ना चाहती। अगले दिन सुबह एना फिर से सामान लेने निकलती है, हालांकि इस बार वह बीच की तरफ जाती है ताकि वहाँ पिए से मिल सके। लकीली पिए वहीं था और इस बार एना सामान जुटाने के बजाय वहाँ पिए के साथ एंजॉय करती है। पहली मुलाकात से ही दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगे थे, इसलिए एना बहुत खुश है कि इस मुश्किल दुनिया में कोई ऐसा है जिसके साथ वह लाइफ एंजॉय कर सकती है। इधर घर पर सैम हमेशा की तरह अकेला खेल रहा था, लेकिन आज वह खेलते खेलते अपनी बेकार चीजों को जलाना शुरू कर देता है जिसकी वजह से आग तेज हो जाती है और धुआं ऊपर आसमान तक जाने लगता है। वहाँ से कुछ दूरी पर जब ब्लू ग्रुप के मेंबर्स गुजर रहे थे तो उन्हें वह धुआं दिखाई देता है। वे समझ जाते हैं कि इस जंगल में अभी भी कोई रह रहा है। वे जल्दी से धुएं का पीछा करते हुए सैम के घर तक पहुंच जाते हैं और वहाँ तोड़ फोड़ करते हुए काम का सारा सामान लूटने लगते हैं। तभी सैम उन सबको देखता है और वह हैरान रह जाता है क्योंकि पिछले 5 सालों में वह कभी घर से बाहर नहीं निकला था और अपनी बहन के अलावा उसने किसी को नहीं देखा था। अब उसे उन ब्लू ग्रुप के लोगों से पता चलता है कि बाहर की दुनिया एकदम नॉर्मल है और वहाँ उनके जैसे बहुत सारे बच्चे रहते हैं, इसलिए उसे डरने की जरूरत नहीं है। ब्लू ग्रुप के मेंबर्स देखते हैं कि सैम पढ़ना लिखना जानता है, जिसका मतलब है कि वह उनके बहुत काम आएगा, इसलिए वे घर से सारा जरूरी सामान साफ करने के बाद सैम को भी अपने साथ ले जाने लगते हैं। शुरुआत में सैम को थोड़ा अजीब लग रहा था क्योंकि उसकी बहन ने उसे घर से बाहर निकलने से मना किया था, लेकिन अब अपनी उम्र के इतने सारे बच्चों को देखकर वह उनके साथ चला जाता है। फाइनली अपने घर की बाउंड्री पार करने के बाद उसे ऐसा महसूस होता है जैसे वह एकदम फ्री हो गया है। इधर कुछ देर बाद जब एना घर आती है तो देखती है कि पूरा घर अस्त व्यस्त पड़ा है। उसे समझते देर नहीं लगती कि यहाँ कोई गुस्सा था। अब वहाँ उसका छोटा भाई सैम भी नहीं था। एना डर जाती है क्योंकि सैम बाहर की बेरहम दुनिया के बारे में कुछ नहीं जानता। तभी उसे पूरे घर में ब्लू पेंट दिखाई देता है और वह समझ जाती है कि यहाँ ब्लू ग्रुप के मेंबर्स आए थे और वे उसके भाई सैम को अपने साथ उठा ले गए हैं। एना बिना वक्त बर्बाद किए अपना जरूरी सामान पैक करती है और सैम की तलाश में निकल पड़ती है। वह सबसे पहले पिए के पास जाकर पूछती है कि क्या वह ब्लू ग्रुप का ठिकाना जानता है। हालांकि पिए को उनकी लोकेशन नहीं पता थी। इस पर एना पिए पर ही गुस्सा करने लगती है कि उसके साथ टाइम बिताने की वजह से ही उसका भाई मिसिंग हो गया है। वह उससे दूर चली जाती है और फिर उन दो भाइयों के स्टोर पर जाती है ताकि खाने के बदले मैप और टॉर्च ले सके। वहाँ मारियो उसे बताता है कि उसने ऑलरेडी ब्लू ग्रुप के एक मेंबर को पकड़ रखा है, इसलिए एना उससे एड्रेस पूछकर अपने भाई को बचा सकती है। एना खुश हो जाती है कि अब वह अपने भाई को ढूंढ लेगी, लेकिन यह मारियो का एक जाल था। वह बाहर से गेट बंद कर देता है ताकि एना अब यहाँ से बाहर ना निकल सके। मतलब एना का भाई सैम उस खतरनाक ग्रुप के पास चला गया है और इधर एना खुद यहाँ फंस गई है। अगले दिन तक मारियो एना को एक पिंजरे में बंद करके रखता है। यहाँ एना नोटिस करती है कि मारियो ने सिर्फ उसे ही नहीं बल्कि एक और बच्चे को भी पकड़ रखा है। मारियो उन दोनों से कहता है कि अब वे उसके कब्जे में हैं, इसलिए अगर उन्हें जिंदा रहना है और खाना चाहिए तो उन्हें उसके लिए रोज काम करना होगा। मारियो अब उन दोनों से सारा दिन बारी बारी से काम करवाता है और शाम को उन्हें कुत्तों वाला खाना देता है क्योंकि नॉर्मल खाना तो अब वैसे भी नहीं बचा है। अब एना समझ जाती है कि इस तरह तो वह यहाँ से कभी बाहर
बाहर नहीं निकल पाएगी, इसलिए वह जानबूझकर एक प्लान बनाती है और मारियो से अच्छे से बात करने लगती है ताकि वह उसे आजाद कर दे। जब कुछ देर बाद मारियो का ध्यान भटकता है तब एना उस पर अटैक कर देती है। हालांकि मारियो उससे ज्यादा स्ट्रॉन्ग था और वह एना को वापस कंट्रोल करके बेहोश कर देता है। लकीली तभी बाहर कोई सामान एक्सचेंज करने आ जाता है और मारियो को जल्दी में एना को वहीं बांधकर उसे देखने जाना पड़ता है। दरअसल यह पीए था। वह एना को ढूंढते हुए यहाँ तक आ पहुंचा था क्योंकि वह पिछले 2 दिनों से वापस नहीं लौटी थी और जाने से पहले उसने कहा था कि वह यहाँ टॉर्च लेने आएगी। मारियो शुरुआत में झूठ बोल देता है कि एना तो यहाँ कभी आई ही नहीं। वह पीए का ध्यान भटकाने के लिए उसे फ्री में एक एडल्ट मैगजीन देकर वापस भेजने की कोशिश करता है, लेकिन पीए को यकीन था कि एना यहीं आई होगी। तभी अंदर से एना शोर मचाने लगती है और अचानक स्पीकर बजा देती है। पीए समझ जाता है कि अंदर कुछ गड़बड़ है। वह जल्दी से अंदर जाकर एना को देख लेता है और फाइनली उसे फ्री कर देता है। आजाद होते ही एना सबसे पहले मारियो को बहुत मारती है क्योंकि उसने 2 दिनों तक उसके साथ बुरा बर्ताव किया था। मारियो माफी मांगते हुए ऑफर देता है कि इसके बदले वे उसके स्टोर से जो चाहें ले सकते हैं। अब मैप और खाने पीने की सप्लाई लेकर एना पीए को सॉरी कहती है और रिक्वेस्ट करती है कि उसके भाई को खोजने के लिए पीए भी उसके साथ चले। हालांकि पीए तब नाराज था क्योंकि एना ने अपने भाई के लिए उसे ही जिम्मेदार ठहराया था, जबकि एना खुद उससे मिलने आई थी। वह गुस्से में वहां से चला जाता है। दूसरी तरफ सैम अब तक ब्लू ग्रुप के हेडक्वार्टर पहुंच चुका है। उस बिल्डिंग में आने के बाद प्रोसेस के मुताबिक जो भी नया मेंबर इस ग्रुप में शामिल होता है उसे ब्लू पेंट से नहाना पड़ता है और सैम को भी ऐसा ही करना पड़ता है। इसके बाद ब्लू ग्रुप की लीडर एंजेलिका आती है जो खुद अब कुछ हफ्तों में 18 साल की होने वाली है। यहाँ से एंजेलिका का 6 साल पुराना पास्ट दिखाया जाता है। असल में एंजेलिका इस शहर की सबसे अमीर और पावरफुल फैमिली से थी। इस वजह से वह हमेशा दूसरे बच्चों को खुद से नीचा समझती थी। उसके ग्रुप के सभी बच्चे हमेशा रिच फैमिली के होते थे। एक दिन जब छोटी एंजेलिका अपने दोस्तों के साथ खेल रही थी तब उनके ग्रुप में एक दूसरी लड़की खेलने आ जाती है। अब एंजेलिका जो खुद को सबसे ऊपर समझती थी उस लड़की को एक टास्क देती है कि अगर वह एक ऊंचे प्लेटफॉर्म से नीचे छलांग लगा देगी तो वह उसे अपने ग्रुप में शामिल कर लेगी। ऐसा करने पर उस लड़की की नीचे गिरकर मौत हो जाती है। चूंकि एंजेलिका की फैमिली बहुत अमीर थी इसीलिए वे सब कुछ संभाल लेते हैं और उस लड़की की फैमिली को पैसे दे देते हैं ताकि एंजेलिका न फंसे। लेकिन फिर भी जब एंजेलिका उस लड़की के फ्यूनरल में जा रही थी तब भी वह उस लड़की को बुरा भला कह रही थी। इतना सब होने के बाद भी उसे इसमें कोई पछतावा नहीं था। वह कहती है कि वह लड़की कितनी बेवकूफ थी, उसने बस यूं ही ऊपर से छलांग लगा दी। इधर जिस लड़की की मौत हुई थी उसका भाई अब फैसला करता है कि वह किसी न किसी दिन एंजेलिका से बदला जरूर लेगा। फिर इस घटना के कुछ महीने बाद ही दुनिया में वह बीमारी फैलने की वजह से सब कुछ बदल जाता है। सभी बड़े लोगों के मारे जाने के बाद एंजेलिका अपने पेरेंट्स के नदी किनारे बने आलीशान घर में रहने लगती है। खाने और पानी की सप्लाई भी उसके पेरेंट्स ने पहले ही यहाँ स्टोर करके रखी थी। तभी उसके दोस्त एंजेलिका से बदला लेने आ जाते हैं क्योंकि अब दुनिया में कोई बड़ा इंसान जिंदा नहीं बचा था और फिर वे सब मिलकर एंजेलिका को गालियां देते हैं और उस पर नीला पेंट डाल देते हैं ताकि उसे यह अपमान उम्र भर याद रहे। और अब पूरे 6 साल बाद उसने उसी नीले पेंट को अपने ग्रुप की निशानी बना लिया है। इधर ब्लू ग्रुप की बड़ी बिल्डिंग के बाहर बहुत से दूसरे बच्चों की लाइन देखी जाती है जो एंजेलिका के ब्लू ग्रुप में शामिल होना चाहते हैं क्योंकि यह ग्रुप सबसे पावरफुल है। वे बाहर से सबकी सप्लाई छीनकर खुद इस्तेमाल करते हैं और आज फाइनली एना भी यहाँ पहुंच जाती है। अब वह शुरुआत में किसी तरह बिल्डिंग के अंदर घुसने की कोशिश करती है लेकिन उसे गेट पर ही रोक दिया जाता है। तब एना को पता चलता है कि आज रात यहाँ बहुत से बच्चे लीडर एंजेलिका के सामने परफॉर्म करके उसे एंटरटेन करेंगे, इसलिए अब वह उन्हीं के बीच शामिल होकर अंदर घुस जाती है। गाना तो वह पहले से ही जानती थी, इसलिए अब उसका गाना सुनकर एंजेलिका उसे बाकी एंटरटेनर्स के साथ अंदर रहने की इजाजत दे देती है। एना को बस यही चाहिए था। वह जल्दी से बाहर जाकर अपने भाई सैम को भी ढूंढ निकालती है जहाँ वह अब नीले पेंट में बाकी मेंबर्स के साथ काम कर रहा था। एना यहाँ से फैसला करती है कि जैसे ही उसे मौका मिलेगा, जब उन्हें कोई देख नहीं रहा होगा, तब वह अपने भाई सैम के साथ चुपचाप यहाँ से भाग जाएगी। अब इस रात जब एंजेलिका यहाँ पार्टी कर रही थी तब सबके सामने अनाउंस किया जाता है कि उन्होंने एक एडल्ट को पकड़ रखा है जिसकी उम्र 18 साल से कहीं ज्यादा है लेकिन वह अभी तक मरा नहीं है, यानी वह उस बीमारी से इम्यून है। हालांकि उसका चेहरा किसी को दिखाया नहीं जाता। इधर अब अगले दिन सुबह एना जल्दी उठती। वह अपने भाई सैम के पास जाकर उसे यहाँ से भागने के लिए कहती है, लेकिन सैम कहता है कि वह उसके साथ यहाँ से वापस नहीं जाएगा क्योंकि यहाँ वह पहली बार अपनी उम्र के बच्चों के साथ रहा है, जबकि घर पर तो वह अकेला ही रहता था। और तभी एना को बाकी मेंबर्स आकर पकड़ लेते हैं क्योंकि वह उनके एक मेंबर को लेकर भाग रही थी। वे एना को सीधा उनकी लीडर एंजेलिका के पास ले जाते हैं। अब लीडर एंजेलिका को सब सच पता चल जाता है कि सैम एना का भाई है और वह उसे लेने आई थी। इसलिए एंजेलिका अब सैम को अपने पास रखकर एना को भागने के लिए सिर्फ 10 सेकंड का समय देती है और अगर वह पकड़ी गई तो उसे मार दिया जाएगा। इसलिए एना अब अपनी जान बचाने के लिए जल्दी से दौड़कर एक पुरानी बिल्डिंग में जाकर छुप जाती है। लेकिन अब यहाँ छुपते समय एक सांप उसके हाथ पर काट लेता है जिसकी वजह से एना डरकर बाहर निकल आती है और वह सबके सामने आकर जहर के असर से बेहोश हो जाती है। अब कुछ घंटों के बाद जब उसे होश आता है तब यहाँ उसे ब्लू ग्रुप के बच्चों ने बैटरी के साथ बांध कर रखा था। वहाँ उसके होश में आने की बात सुनकर लीडर एंजेलिका उसके पास चली आती है और उसके साथ वह एडल्ट भी था जो 18 साल से ज्यादा उम्र होने के बावजूद अभी तक जीवित है। अब लीडर कहती है कि वह एना को सजा अपने हाथों से देगी लेकिन उसे जान से नहीं मारेगी क्योंकि उसे एना का गाना बहुत पसंद आया है। और इसके बाद लीडर एंजेलिका खुद एना का वह हाथ काट देती है जहाँ उसे सांप ने काटा था। एना को बहुत दुख होता है कि ये लोग कितने ज्यादा बुरे हैं। अब उसके पास सिर्फ एक ही हाथ बचा है लेकिन वह उस एडल्ट को देखकर एक आइडिया लगाती है कि अगर उसे यह पता चल जाए कि उस इंसान में ऐसा क्या खास है जिसकी वजह से वह इस बीमारी से बचा हुआ है तो शायद वह और उसका भाई भी हमेशा के लिए बच जाएंगे। इधर अब यहाँ से उस एडल्ट कैट का अतीत दिखाया जाता है। दरअसल बीमारी फैलने से पहले वह एक फैशन डिजाइनर
डिजाइनर का काम करती थी। एंजेलिका की बड़ी बहन जेनी अक्सर उसके पास कपड़ों के लिए जाया करती थी। कैट को जेनी बहुत पसंद थी। फिर एक दिन जेनी आकर बताती है कि उसकी शादी तय हो गई है और वह अपनी शादी की ड्रेस उसी से बनवाना चाहती है। इधर प्रेजेंट में अगले कुछ दिनों में एना का दर्द कम होने लगता है। वह नोटिस करती है कि कैट भी उसी के पास वाले कमरे में रहती है। कैट का एक पैर हमेशा बंधा रहता है ताकि वह कहीं भाग न सके। अब एना यहाँ कैट के साथ अपनी दोस्ती बढ़ाने लगती है ताकि वह जान सके कि कैट इस बीमारी से कैसे बच गई। एना को लगता है कि अगर वे इस पर रिसर्च कर लें तो शायद वे खुद भी बच पाएंगे। इसी बीच एक दिन सैम सबसे छुपकर एना के पास आता है। वह माफी मांगते हुए कहता है कि उसी की वजह से एना को अपना एक हाथ खोना पड़ा। हालांकि एना कहती है कि कोई बात नहीं, वह उसे बस यहाँ से सही सलामत बाहर निकालना चाहती है क्योंकि ये लोग बहुत निर्दयी हैं और किसी दिन उसे भी मार डालेंगे। इसलिए एना सैम को समझाती है कि वह उसे यहाँ से बाहर निकाल देगी और बाहर जाकर सैम बीच के पास पिए को ढूंढे। जब तक एना खुद वापस न आए सैम को पिए के पास ही रहना है। इसके बाद एना फाइनली बाहर जाकर एक डिस्ट्रैक्शन पैदा करती है और अपने भाई सैम को पिछले रास्ते से बाहर निकाल देती है। इधर अब कैट याद करती है कि कैसे जब वह बीमारी फैली थी तब उसके आसपास के सभी बड़े लोग मरने लगे थे। वह भी अपनी बारी का इंतजार कर रही थी कि एक दिन उसे भी मरना होगा, लेकिन वह समय कभी आया ही नहीं। कैट के आसपास के सभी बड़े लोग एक एक करके मर गए, लेकिन आखिर में वह खुद बच गई, जिसका कारण वह कभी जान नहीं पाई। तब कैट जेनी से मिलने उसके घर गई थी, लेकिन तक जेनी भी मर चुकी। वहीं उसे जेनी की छोटी बहन एंजेलिका मिली थी, जो अब प्रेजेंट में उस ब्लू ग्रुप की लीडर है। प्रेजेंट में कैट एंजेलिका का ख्याल रखती है। वह नोटिस करती है कि एंजेलिका जैसे ही 18 साल के करीब पहुंच रही है, वह भी अब इन्फेक्टेड हो रही है और वह भी जल्द ही मर जाएगी। ये सुनने के बाद एंजेलिका कैट पर भड़क जाती। वह कहती है कि उसने कैट को बांधकर हमेशा अपने पास इसीलिए रखा था ताकि उसके साथ रहने से वह भी इस बीमारी से इम्यून हो जाए, लेकिन अब वह खुद मर रही है और कैट जिंदा रहेगी। हालांकि कैट उसे शांत करती है और कहती है कि वह भी उसके साथ मरने को तैयार है, लेकिन बाद में कैट छुपकर एना को सब बता देती है कि एंजेलिका अब खुद तो मरने ही वाली है, साथ ही वह एना को भी मार डालेगी। अब अगले दिन सुबह लीडर एंजेलिका अपनी पूरी बॉडी पर ब्लू पेंट लगाकर पूरी तरह तैयार हो जाती है। आज के दिन वह खुद के साथ कैट को भी मार डालेगी, लेकिन जब वह कैट को लेने कमरे में जाती है तो कैट वहाँ पहले से ही मरी पड़ी थी। पीछे से एना आकर कहती है कि उसने कैट को पहले ही मार दिया है। इसके बाद गुस्से में एंजेलिका एना के ऊपर झपट पड़ती है और तभी सरप्राइजिंगली पीछे से कैट फिर से उठ खड़ी होती है और वह एना के साथ मिलकर एंजेलिका को मारने लगती है। असल में चूंकि एंजेलिका खुद मरने से पहले कैट को भी मारना चाहती थी, इसलिए पिछली रात कैट और एना ने मिलकर यह प्लान बनाया था और अब वे दोनों मिलकर एंजेलिका को पानी में डुबो देती हैं। फिर वे पूरे ब्लू ग्रुप को एंजेलिका की बॉडी दिखाकर कहती हैं कि अब उनकी लीडर जिंदा नहीं है, इसलिए आज से यह ग्रुप ही नहीं रहेगा। अब ग्रुप के सभी बड़े बच्चे तो चले जाते हैं, लेकिन कैट अब सभी छोटे बच्चों को खुद संभालने का फैसला करती है। वैसे भी उसकी उम्र का अब पूरी दुनिया में और कोई बचा नहीं है। इधर अब एना, कैट और बाकी सबको गुड बाय कहकर अपने भाई सैम को ढूंढने निकल पड़ती है। उसने उसे भागने से पहले बीच के पास जाकर पिए के पास रुकने को कहा था, इसलिए एना को उम्मीद थी कि उसके भाई ने रास्ता ढूंढ लिया होगा और वह उसे पिए के पास मिल जाएगा। दूसरी तरफ सैम अभी भी भटक रहा है। उसे शहर में घूमते घूमते पूरे 3 दिन बीत चुके हैं, लेकिन उसे पिए नहीं मिला और अब तो सैम खुद भी नहीं जानता कि वह शहर के किस कोने में है और उसे आगे क्या करना चाहिए। इसके उलट एना चूंकि पहले से पिए को जानती थी, इसलिए वह सीधे उसके पास पहुंचती है, लेकिन वहां पहुंचकर वह देखती है कि पिए 18 साल का होने वाला है, इसलिए वह भी फाइनली इन्फेक्टेड हो गया है और बहुत जल्द मर जाएगा। दोनों सबसे पहले एक दूसरे को गले लगाते हैं। तभी एना को पता चलता है कि उसका भाई सैम तो यहाँ कभी आया ही नहीं। अब पिए कहता है कि भले ही उसकी हालत खराब हो गई है, फिर भी वह उसके भाई को ढूंढने जाएगा। वह अपने आखिरी दिनों में अकेला मरना नहीं चाहता। इसके बाद अब दोनों एक साथ मिलकर पहले एना के जंगल वाले पुराने घर जाते हैं, लेकिन वहाँ भी सैम कहीं नहीं था। इसके अलावा इतने दिनों से वहाँ किसी के न रहने की वजह से जंगली जानवरों ने अंदर घुसकर सब कुछ बर्बाद कर दिया था, इसलिए अब दोनों वहाँ से सैम को ढूंढने मेन शहर की तरफ जाते हैं। जैसे जैसे समय बीत रहा था, पिए की हालत और खराब होती जा रही थी, इसलिए एना कहती है कि पिए मरने से पहले जो कुछ भी चाहता है वह उसे दे सकती है। पिए कहता है कि वह मरने से पहले आखिरी बार शहर के पास वाले पहाड़ियाज पर जाकर वहाँ का ज्वालामुखी देखना चाहता है। इसके बाद एना पिए के साथ निकल पड़ती है क्योंकि पिए की हालत बहुत खराब थी। दोनों पुरानी गाड़ी चलाते हुए ज्वालामुखी की तरफ जाने लगते हैं। जब अंधेरा हो जाता है तो वे एक पुराने घर में रुककर रात वहीं बिताते हैं। दोनों में से आज कोई नहीं सोता क्योंकि वे जानते थे कि यह पिए की आखिरी रात है। आज के समय में इंसानों की जिंदगी सिर्फ 18 साल की होती है और अब सबको इसकी आदत हो गई है। पिए एना से यह भी कहता है कि उन्हें पहले मिलना चाहिए था और दोनों बातें करते करते सो जाते हैं। अगले दिन सुबह जब दोनों उठकर फिर आगे बढ़ने लगते हैं तो रास्ते में उनकी बाइक एक तार से टकराकर गिर जाती है। यह साफ था कि वह तार किसी ने जानबूझकर बांधा था ताकि कोई आगे न जा सके। तभी उनके सामने 4 लोग आते हैं। एना और पिए समझ जाते हैं कि वे उनके साथ बहुत बुरा करेंगे। वे भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन वे लोग उन्हें पकड़ लेते हैं। अब उनका लीडर एना को बाहर लाकर दिखाता है कि कैसे उन्होंने पिए के चेहरे पर एक बॉक्स बांध दिया है। वे यह सब सिर्फ मजे के लिए कर रहे थे। इसके बाद वे दोनों को आगे जाने देते हैं। अब थोड़ा आगे जाकर एना उस बॉक्स को हटाने की कोशिश करती है, लेकिन उसका कोई भी तरीका काम नहीं करता। इधर चूंकि पिए को वैसे भी मरना ही था, इसलिए दोनों उस बॉक्स के साथ ही आगे बढ़ते रहते हैं और वे फाइनली उस पहाड़ की चोटी पर पहुंच जाते हैं जहां पिए ने हमेशा अपना आखिरी वक्त बिताने के बारे में सोचा था। दोनों के वहां बैठे बैठे रात हो जाती है और जब सुबह एना की आंख खुलती है तो वह देखती है कि पिए नीचे गिरा हुआ है, मतलब वह सोते समय नीचे गिर गया था। अब एना जल्दी से उसे देखने जाती है, जहां नीचे गिरने की वजह से ही उसके सिर से वह बॉक्स हट गया था। इधर पिए अब आखिरी बार एना को गुड बाय कहता है और वह आसमान की तरफ देखते देखते मर जाता है। इसके बाद एना उसकी बॉडी को पत्थरों से ढक देती है और अपने भाई सैम को खोजने निकल पड़ती है। अगले दिन भी सैम को खोजने के बाद जब वह उसे कहीं नहीं पाती तो एना
एना को लगने लगता है कि वह अपने भाई को अब कभी नहीं देख पाई। लेकिन तभी लकीली वह सैम को अपने सामने से आते हुए देखती है। दोनों भाई बहन एक दूसरे से मिलते हैं। एना सैम को देखकर बहुत खुश होती है कि वह अभी भी सेफ है, वरना अब ऐसी दुनिया हो गई है कि कुछ लोग सिर्फ मजे के लिए ही दूसरों को नुकसान पहुंचा रहे हैं। अब एना के पास एक प्लान था। वह पहले सैम के साथ मिलकर अपनी माँ की बॉडी के अवशेषों का अंतिम संस्कार करती है, क्योंकि अब वे यहाँ से हमेशा के लिए चले जाएंगे। इसके बाद एना सैम को बताती है कि जब वह ब्लू ग्रुप में कैट के पास थी तब उसे एक आइडिया आया था। चूंकि कैट 18 साल से ज्यादा होने के बावजूद बच गई थी, तो इसका मतलब वे भी जिंदा रह सकते हैं। प्लान के मुताबिक वे दोनों एक बोट बनाएंगे और यहाँ से दूर किसी आइलैंड पर चले जाएंगे, एक ऐसा आइलैंड जहाँ उनके अलावा और कोई न रहता हो। चूंकि इन्फेक्शन 18 साल की उम्र के आसपास ही होता है, तो शायद वे वहीं बच जाएंगे। दोनों अब समुद्र के पास जाकर आसपास के फिशिंग स्टोर्स में बोट ढूंढने लगते हैं, जिसका इस्तेमाल करके वे यहाँ से निकल सकें। रात होने पर वे एक बिल्डिंग में सोते हैं। तब सैम पूछता है कि उसकी माँ कैसी थी, क्योंकि अब तो उसे कुछ भी याद नहीं है। उसके लिए तो उसकी माँ हमेशा एना ही रही है। एना सैम को बताने लगती है कि कैसे सबकी मौत के बाद आखिर में बीमार मारिया हमेशा अपने कमरे में ही रहती थी और उसी ने एना से छोटे सैम का ख्याल रखने को कहा था। उसने उसे सब कुछ सिखाया था, कैसे बेबी सैम को खाना खिलाना है, उसका डायपर कैसे चेंज करना है, सब कुछ मारिया ने ही सिखाया था। उसने एना को यह भी कहा था कि उसने जो डायरी बनाई है वह उसे कभी न खोए। उस डायरी में हर तरह की ट्रिक्स लिखी हुई थी, जिनका इस्तेमाल करके वे इस पोस्ट अपोकैलिप्टिक दुनिया में सर्वाइव कर सकते थे। मारिया ने यह भी कहा था कि उसके मरने के बाद दोनों बच्चे उसे उठाकर बाहर नहीं ले जा पाएंगे, इसलिए वे उसकी बॉडी को वहीं बेड पर छोड़कर खिड़की खोल दें ताकि घर के अंदर बदबू न हो, और फिर वे उस कमरे को बाहर से लॉक कर दें और कभी दोबारा वहां न आए। इसके बाद एना और सैम अगले 4 महीने तक बाहर गाड़ी में ही सोए थे। वे सिर्फ खाना लेने घर के अंदर जाते थे और बाकी सारा समय घर के बाहर बिताते थे। जब एना ने अपने भाई को संभालना शुरू किया तो शुरू में उसे दिक्कत होती थी, लेकिन समय के साथ उसे सैम अच्छा लगने लगा, क्योंकि उसके अलावा उसकी फैमिली में और कोई नहीं था। अगले 1 साल में एना ने सब कुछ सीख लिया था और उसने अपनी माँ की बॉडी वाले कमरे को कभी नहीं खोला। अब प्रेजेंट में फिर से सुबह हो जाती है और वे दोनों यानी एना और सैम अब खाली पड़ी गाड़ियों से काम की चीजें जुटाने लगते हैं, जो उनकी बोट बनाने में बहुत काम आएंगी। हालांकि सैम को कुछ अजीब लग रहा था। वह कहता है कि वे यहाँ टाउन में भी आराम से रह सकते हैं और 18 साल के बाद तो वैसे भी कोई नहीं बचता। लेकिन एना अभी भी हार नहीं मानती। वह सैम को समुद्र के किनारे एक हाथी दिखाते हुए कहती है कि वह बूढ़ा हाथी भी अभी तक जिंदा है, इसलिए वे उम्मीद नहीं छोड़ सकते। इसी दिन फाइनली उन्हें एक छोटी बोट मिल जाती है और वे किसी तरह उसे पानी में उतार कर उस पर अपना सारा सामान पैक करके अपना सफर शुरू कर देते हैं। वे पूरे 2 दिन अच्छे से ट्रैवल करते हैं, लेकिन तीसरे दिन तक उनके पास पानी बहुत कम बचा था। इसी बीच गलती से सैम अपनी माँ की डायरी नीचे गिरा देता है और उसे लेने के लिए पानी में छलांग लगा देता है। लकीली तभी एना की आंख खुल जाती है और वह सैम को बचा लेती है। हालांकि इसी दौरान वह डायरी बह जाती है, लेकिन एना कहती है कि उसने वह डायरी 100 बार पढ़ ली है, इसलिए अब उसे उसकी जरूरत नहीं है। इसके बाद 2 दिन और बीत जाते हैं। अब पूरे 4 दिन समुद्र में रहने के बाद दोनों भाई बहनों की हालत बहुत खराब होने लगती है, क्योंकि पानी के साथ साथ उनका खाना भी खत्म हो रहा था। अब उन्हें लगने लगता है कि उन्हें किसी न किसी आइलैंड पर पहुंच जाना चाहिए था, लेकिन यहाँ तो दूर दूर तक कुछ भी नजर नहीं आ रहा था। एना भी सोचने लगती है कि शायद उसने गलती कर दी है और वे नहीं बचेंगे। लेकिन तभी सरप्राइजिंगली अगले दिन जब उनकी आंख खुलती है तो वे देखते हैं कि एक बहुत बड़ा जहाज उनके सामने खड़ा है। इसलिए वे अपनी छोटी बोट छोड़कर उस बड़े जहाज पर चढ़ जाते हैं। वे अंदर जाकर देखते हैं कि वहाँ बहुत सारा खाना भरा हुआ था। पहले वे अपनी भूख और प्यास मिटाते हैं, क्योंकि वे पिछले 2 दिनों से भूखे थे। इसके बाद अंदर जाकर वे देखते हैं कि यहाँ तो वाकई कोई फैमिली रहती है, जिसने पूरे जहाज को किसी घर की तरह सजा रखा है। जैसे ही वे आगे बढ़ते हैं उन्हें सामने एक फैमिली दिखाई देती है। सरप्राइजिंगली उस फैमिली में कई बड़े इंसान थे, जिसका मतलब था कि वे इस जहाज पर रहकर उस बीमारी से बच गए हैं, यानी अब एना और सैम भी फाइनली बच जाएंगे। लेकिन क्या यह सच है? ऐसा भी हो सकता है कि एना और सैम अभी भी उसी बोट में हों और वे उस जहाज का सिर्फ एक इल्यूजन देख रहे हों। क्या पता वे वहां से कभी बच ही ना पाए हों और ठीक यहीं पर यह कहानी खत्म हो जाती है।